नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर। So today we shall discuss on Indian financial markets. So second chapter is introduction to trading, clearing, settlement and risk management, which carries 4 marks. So it means you feel that minimum 4 questions will be from this part, 4 to 8. So Indian financial markets में Indian financial markets enable efficient transfer and allocation of resources for productive activities in the economy. शेयर बेचना है, बॉन्ड बेचना है, ट्रांसफर्स होने हैं, सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, शेयर होल्डर्स हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकर्स हैं, so many things are there. So we have to have a clear on that. So user of funds include government, businesses, households who seek funds to run their activities. ठीक है, फंड सबको जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है, बिजनेस को भी, हाउस होल्ड्स को भी। इसीलिए ये सारा कारोबार चला हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी करा रहा है। सो गवर्नमेंट, बिजनेस एंड हाउस होल्ड ऑल्सो एक्ट्स एज ए प्रोवाइडर्स और सरप्लस। तो सरप्लस फंड्स भी जिन लोगों के पास है वो बैंकों के माध्यम से या बॉन्ड के माध्यम से या शेयर मार्केट के माध्यम से इधर उधर ट्रांसफर होता है। Intermediaries such as banks, financial institutions, mutual funds, and insurance companies, among others, channelize the available surplus from the lenders to users. So, कुछ लोग देने वाले हैं जिनको लेंडर कहा जाता है, कुछ लोग यूज करने वाले जिनको यूजर्स कहा जाता है। Even household security, household savings is a big chunk. They are depositing into the bank, or they are the biggest lenders to the business providers. So financial market consists of various type of markets, जैसे money market and securities market, investors, buyers of securities, issuers of securities, that is user of funds, and intermediaries and regulatory bodies like SEBI, RBI, etc. So हिंदुस्तान में कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया. नंबर 1, मनी मार्केट. Money market is an integral part of the financial system and includes instruments that provide short-term funds. So we should क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स देता है या लॉन्ग टर्म फंड्स देता है. तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स में है मैच्योरिटी रेंजिंग बिटवीन ओवरनाइट टू 1 ईयर. आप एक दिन के लिए भी फंड दे सकते हैं, एक साल के लिए भी फंड दे सकते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन. The purpose of money market is to enable institutions and companies to meet short-term funding needs by borrowing and lending from. मेरे पास एक दिन के लिए सरप्लस फंड पड़ा है, आई कैन इन्वेस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. दूसरे आदमी को एक दिन के लिए जरूरत है, वो एक दिन के लिए ले सकता है और वापस करेगा. मनी मार्केट सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ रेपोज, रिवर्स रेपोज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स. तो इसके बारे में दीज आर आल्सो ए बिग चैप्टर्स. रेपोज क्या है, रिवर्स रेपोज क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है, कमर्शियल पेपर्स क्या है, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और ये एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ता है. एक एक शब्द के ऊपर कम से कम 2-3 पेज की इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए. तो यदि यही डाल देंगे इसको तो ये हमारा पर्पज हल नहीं होगा. फर्स्ट वी हैव टू क्लियर आवर एग्जाम, देन वी हैव टू गो इनटू डीप एंड डीप. नंबर 2, सिक्योरिटीज मार्केट. द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड, purchased by investors and subsequently transferred among investors is called the securities market or capital. इसको कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है. The security market has two interdependent and inseparable segments.
इंटरडिपेंडेंट भी हैं, इंसेपरेबल भी हैं। मतलब प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में आपस में एक चोली दामन का साथ है। द प्राइमरी मार्केट आल्सो कॉल्ड न्यू इश्यू मार्केट। इसके अंदर सबसे पहले आईपीओज लाया जाता है, सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, तो न्यू इश्यू मार्केट है, वेयर द इश्यूअर्स रेज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स। फर्स्ट टाइम इशू होती है सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी। Secondary market, also called the stock exchange, facilitates trade in already issued securities, thereby enabling investors to exit from the investment to or accumulate more if it meets their expectations. तो ये सेकेंडरी मार्केट है, जो शेयर्स बॉन्ड्स ऑलरेडी इशूड हो गए हैं प्राइमरी मार्केट के द्वारा, वो आपस में खरीदे या बेचे जाते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर को अनेबल किया जाता है, या तो वो अपनी सिक्योरिटी से एग्जिट हो जाए या और भी खरीद करके अकोमुलेट मोर कर सकता है, यदि उसकी एक्सपेक्टेशन पे चीजें खरी उतरती हैं। तो इंटरमीडियरीज markets in India. What are the intermediaries markets? Number one, market infrastructure institutions. Stock exchanges, depositories, and clearing corporations are collectively referred as the market infrastructure institution. It is very very important question. ये आ ही जाता है। नंबर वन इसके अंदर क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरीज हैं, एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं। ये कलेक्टिवली कॉल्ड collectively called the market इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसको रट्टा मारने की जरूरत है। The stock exchange provides a trading platform where the buyers and sellers investors can meet to transact in security. बायर खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं, सेलर्स बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा आपस में एक्सचेंज करते हैं सिक्योरिटीज को। A clearing corporation platform perform three main functions. क्या क्या? क्लियरिंग करता है, सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स करता है, और एग्जीक्यूटिंग द स्टॉक और कैरिंग आउट द रिस्क मैनेजमेंट। तो तीन तरह के फंक्शन करता है। नंबर एक, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस which are executed in the stock market and carrying out risk management. So it is also a great chapter. We shall discuss in chapter 2. A depository is an entity facilitating holding securities in electronic form and enables transfers of securities by book entry. So this is also a question आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी क्या होता है। The main objective of depository is to provide maintenance of ownership or transfer of records of securities in an electronic book entry form. So आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसकी जितनी भी इसमें दिया हुए हैं जार्गन्स, हर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन चाहे तो आ सकता है आपके ऊपर। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है डिपॉजिटरी का, मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटीज है, इसको ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। और देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसको कई बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है, तो NSDSC-DSL नहीं दिखता, NSC-BSC से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो नहीं करना है। डिपॉजिटरी ये वो NSC और BSC एक्सचेंजेस हैं, और ये डिपॉजिटरीज हैं। तो देयर आर टू डिपॉजिटरीज इन इंडिया। नंबर वन, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL. The depository provides its services to investors through its agents called the depository participants.
कस्टोडियन क्या होता है? Custodians hold securities and manage bank accounts on behalf of the institutional investors. जो बड़ी बड़ी institutional investors हैं उनके बिहाफ पर होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज को और होल्ड करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए. They manage the transactions pertaining to delivery of securities and funds after a trade is made through the broker and also maintain the accounts of securities and the funds. Custodians are usually large banks. For example, Yes Bank is performing the duties of custodian. 3-4 दिन पहले ही मैं यस बैंक के एक एग्जीक्यूटिव से मिला था और वहां से पता चला कि वो यस बैंक, वैसे तो ये दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिक डोमेन एंड एट द साइट ऑफ द यस बैंक आल्सो, बट सम टाइम लोगों से भी पता चल जाता है और यस बैंक ये कस्टोडियन की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं. स्टॉक ब्रोकर्स एंड अथराइज्ड पर्संस क्या होते हैं भैया? स्टॉक ब्रोकर्स आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर क्लाइंट्स एंड बायर्स सेल्स शेयर्स ऑन देयर बिहाफ इन द मार्केट. तो वो क्लाइंट के बेस पे बाई करते हैं और सेल करते हैं मार्केट. All secondary market transactions on stock exchange have to be conducted through registered brokers. ये ब्रोकर रजिस्टर्ड होने चाहिए. इसके ऊपर भी क्वेश्चन चाहिए तो आ सकता है कि ब्रोकर रजिस्टर्ड होने चाहिए, नॉट रजिस्टर्ड नॉट होने चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड और कंपल्सरी रिक्वायर्ड, इस टाइप से कुछ भी आ सकता है. Authorized persons are agents of the brokers previously referred to as sub brokers. जो पहले सब ब्रोकर्स कहलाते थे आजकल अथराइज्ड पर्संस कहलाते हैं and are registered with the respective stock exchange. APs help in reaching these services of brokers to a large number of investors. Now another is investment banks. Investment banks are financial entities that provide strategic advice to companies, governments, and others on their capital requirements and investment decisions and arrange raising such funds on terms that are most suitable to the company. तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देते हैं, इवन गवर्नमेंट को भी देते हैं कि वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैसे एग्जीक्यूट करें, फंड चाहिए तो कैसे आए, लगाना है तो कहाँ लगाएं. Their activities include advisory services for business expansion, project financing, merger and acquisition, investment valuation, among others. They charge a fee for the services. यहाँ पर ये this is a important question. यहाँ पर ये इस बार में क्वेश्चन आ जाता है कि वो they charge remuneration, they charge exchange, they charge commission, but a fee is a specific word. They charge fee for their services. So another is insurance companies. Insurance companies are intermediaries that pools in surplus funds from corporates and households and invest in financial markets. They large pool of funds mobilized by insurance companies act as a source of long-term funding for government and corporates. अब इंश्योरेंस कंपनी का इतना कमीशन आता है और बहुत ज्यादा पैसा आता है तो वो लॉन्ग टर्म फंडिंग भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को भी सहायता देते हैं. पेंशन फंड्स. Pension funds are intermediaries who are authorized to take contributions from eligible individuals and invest these funds according to the directions of the contributors to create a retirement fund. These funds provide different options for investment of contribution such as debt, equity or a combination. दोनों का combination भी हो सकता है. Investors select the type of fund depending upon their ability to take risk and their requirement for returns. इसके बाद आ जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स. एसेट
management companies and portfolio managers are investment specialists who offer their services in selecting and managing a portfolio of securities. Asset management companies are permitted to offer securities card units. तो उनके सबसे छोटे सिक्योरिटी के जो होता है उसको यूनिट भी बोला जाता है, that represent participation in a pool of money which is used to create the portfolio of a mutual fund. So portfolio manager do not offer any security, are not permitted to pool the money collected from the investors. तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स को इससे अलग रखा. They act on behalf of the investors in creating the managing the portfolio. So both asset managers and portfolio managers, the investors, a fee for their services, charge the fee for their services and may engage other security market intermediaries such as brokers, registrars, and custodians in conducting their functions. So next, investment advisors. Investment advisors work with investors to help them make a choice of securities that can buy based on assessment of their needs, time horizon, return expectations, and ability to bear risk. They may also involve in creating financial plans for investors where they define the goal for which investor need to save money and purpose appropriate investment strategy to meet the defined goals. Next, credit rating agencies. Credit rating agencies look at the financial situations of issuing entities and then rank their various instruments in terms of their ability to safely repay the debt and interest. They act as an information bridge between the investors who might not understand the financial details of the issues or might not have access to the required information. The credit ratings provided by these agencies is a simple way to have an idea about the financial position of an entity and how this would affect an investment. So this is from me for today. We shall discuss the next jargons tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.